हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स फिनिश कर लिया था। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर लिया तो उसमें जो भी डाउट्स हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के 4 एग्जांपल्स हमने किए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को, जैसे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमने सीखा है 9th क्लास में, √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसे इरेशनल कहते हैं हम, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है। ये सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, और उन्हीं नंबर्स को इरेशनल कहा जाता है। तो ये सारे नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है, डेसिमल एक्सपांशन हमें नहीं निकालना है, हमें एक जनरल वे में इन सब को इरेशनल प्रूफ करने का तरीका सीखना है। तो वो कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो जब भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे रूट के अंदर 4 है तो वो तो 2 हो जाता है, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, √9 है तो वो 3 हो जाता है, तो ये भी रैशनल हुआ। लेकिन रूट में जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इरैशनल होते हैं। तो इनको इरैशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो हम देखते हैं। तो उस पे जाने से पहले हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए रैशनल नंबर्स के बारे में, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने रैशनल नंबर्स के बारे में ऐसा सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास 8th क्लास में हमने ऐसा सीखा है कि रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं, जो भी नंबर्स p/q फॉर्म में होते हैं। जो नंबर्स p/q फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल कहते हैं। अब p/q फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स। p और q को प्राइम्स होने चाहिए एंड q इज नॉट जीरो। q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का क्या मीनिंग होता है वो मैं बताता हूं। प्राइम्स का मतलब आपको पता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे 5, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 5, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब इसका फैक्टर 1 होगा या फिर ये नंबर खुद होगा। 11, 11 के फैक्टर्स 1 और 11 होते हैं। तो ऐसे नंबर्स ये तो प्राइम हो गए। अब को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मतलब जैसे सपोज मैं कहता हूं 2 एंड 5, इन दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इनको मैं को प्राइम कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं लेता हूं सपोज 4 एंड 9, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इसको भी मैं को प्राइम कह सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उन दोनों का खुद प्राइम होना जरूरी नहीं है। वो दोनों नंबर्स इंडिविजुअली कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। 4 कॉम्पोजिट होता है, 9 कॉम्पोजिट होता है, लेकिन 4 और 9 का पेयर अगर मैं देखूं तो वो को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उन दोनों के इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो मैं इन दोनों को को प्राइम कह सकता हूं। इस केस में 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर भी है और को प्राइम्स भी हैं,
क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और ये ऑलरेडी प्राइम तो है ही। लेकिन इस केस में ये दोनों प्राइम नहीं है, 4 और 9 प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम्स तो हैं बिकॉज इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये होता है को प्राइम्स का मीनिंग। तो P बाई क्यू फॉर्म जो होता है उसमें P और Q का को प्राइम होना जरूरी है, मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, तभी हम उसे P बाई क्यू फॉर्म कहते हैं और तभी हम उसे रैशनल बोलते हैं। मतलब अगर कोई नंबर है सपोज 2/6, तो 2 और 6 में कॉमन फैक्टर होता है 2, इसलिए ये अभी P बाई क्यू फॉर्म नहीं है। लेकिन जब मैं इसको कैंसल करके 1/3 लिख दूंगा, 2/6 को कैंसल करते हैं 2 से, तो ये 1/3 आता है। तो 1 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो ये 1 और 3 कोप्राइम्स हैं, तो इसको मैं P बाई क्यू फॉर्म कह सकता हूं। तो ये मतलब होता है कोप्राइम्स का, और ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि P बाई क्यू फॉर्म जो होता है उसमें P और Q का को प्राइम होना जरूरी होता है, तभी हम उसे P बाई क्यू फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज वो P बाई क्यू फॉर्म नहीं होगा अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने लिया 6/9, तो अब 6 और 9 इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर होता है 3, तो इसलिए ये अभी P बाई क्यू फॉर्म नहीं है। लेकिन जब मैं इसको 3 से कैंसिल कर दूंगा, अब ये 2/3 बन गया विच इज P बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि इन दोनों में 2 और 3 में सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है विच इज 1, तो इसलिए ये P बाई क्यू फॉर्म है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, P एंड Q को प्राइम होने चाहिए, तभी उन्हें हम P बाई क्यू फॉर्म कह सकते हैं और तभी उसे रैशनल कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है, इस पॉइंट को एज अ थियरम दे रखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, वो थियरम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये थियरम ऐसा कहता है, पहले मैं थियरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। दिस थियरम सेज इफ p divides a square then p divides a where p is a prime number। ये एक थियरम है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है p, और a यहां पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो प्राइम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। p कैन बी एनी नंबर, सॉरी p a कैन बी एनी नंबर एंड p शुड बी अ प्राइम नंबर। तो थियरम ऐसा कहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एक प्राइम नंबर है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, प्राइम नंबर मैंने ले लिया 2, क्या 2 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को? 2 एक प्राइम नंबर है, ये मैंने p लिया है, p की वैल्यू मैंने 2 ली है, और मैं ऐसा कह रहा हूं 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 2 इसको डिवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 डिवाइड 6 स्क्वायर। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p a का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, गिवन दैट p शुड बी प्राइम। तो ये हमारा थियरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है जिसका यूज हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, इरैशनल कैसे प्रूव किया जाता है वो हम सीखते हैं। तो अब उसके लिए मैं सबसे पहले √2 को इरैशनल प्रूव करके बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है हमारा, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। हमें √2 को इरैशनल प्रूव करना है। तो अब ये हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन को किया जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। जिस मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हमारे स्टेटमेंट को। मतलब अगर मुझे √2 को इरैशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा लेट √2 बी रैशनल। √2 को मैंने रैशनल नंबर मान लिया। जो हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट मैंने अज्यूम किया है। मुझे √2 को इरैशनल प्रूफ करना है तो मैंने √2 को रैशनल अज्यूम किया है। तो ये जो मेरा अजम्पशन है, अगर मैं इस अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देता हूं तो अपने आप ये इरैशनल प्रूव हो जाएगा। मैंने ऐसा माना कि √2 रैशनल है। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देता हूं, रॉन्ग प्रूफ कर देता हूं, तो √2 इरैशनल प्रूव हो जाएगा अपने आप। अगर वो रैशनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब वो इरैशनल है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं मेरे ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मेरी ही बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, तो इसलिए हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और ये तरीका होता है किसी भी इरैशनल नंबर को इरैशनल प्रूफ करने का। तो हमें इसे इरैशनल प्रूफ करना था, तो हमने सबसे पहले इसको रैशनल अज्यूम कर लिया। तो ये हमारा अजम्पशन है। अब हम इसी अजम्पशन को गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम वो 2 पॉइंट्स का यूज करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब अगर मैंने √2 को रैशनल माना है तो मैं कह सकता हूं √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी और क्यू यहाँ पर को प्राइम्स होने जरूरी हैं, तभी मैं उसे पी बाई क्यू फॉर्म बोल सकता हूं। तो ये जो मेरा अजम्पशन था उस पे से मैंने ये इक्वेशन लिखी है। अब ये क्यू को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2q इक्वल टू पी। क्यू को इधर मल्टीप्लाई किया मैंने। अब हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस तरफ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अब यहां पर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ चुकी है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसको पी स्क्वायर को पहले लिख दिया, 2q स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब मैं इस इक्वेशन पे से ऐसा लिख सकता हूं कि अगर पी स्क्वायर 2 इंटू सम नंबर, अगर ऐसा आ रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर, तो इसका मतलब है कि 2 इसका एक फैक्टर हुआ पी स्क्वायर का। देखो ये बात समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। अगर मैं कहता हूं 6 होता है 2 इंटू 3, ये सही है। तो 6 अगर 2 इंटू समथिंग आ रहा है, 2 इंटू सम वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है 3 है यहाँ पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है 6 इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। तो इसका मतलब ये 2 इसका फैक्टर है 6 का। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ऐसा लिख सकता हूं मैं इस पे से, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू। तो इसलिए 2 एक फैक्टर हुआ 6 का। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 12 होता है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू समथिंग, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि 12 आ रहा है 3 इंटू सम वैल्यू। तो बस सेम लॉजिक से अगर यहां पर मुझे मिला है पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू, 2 इंटू क्यू स्क्वायर मतलब 2 इंटू समथिंग, मतलब मैं कह सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 एक फैक्टर हुआ पी स्क्वायर का। और इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का तो वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे यहां पर 2 एक फैक्टर है 6 का, तो मैं बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स 6। फैक्टर है तो वो डिवाइड करेगा। तो बस वही मैंने यहां पर लिख दिया, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इस स्टेटमेंट पे से। अब हम यहाँ पर वो थ्योरम का यूज करने वाले हैं जो हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है जो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इस पे से 2 डिवाइड्स p स्क्वायर
मतलब 2 डिवाइड्स p। वही सेम थ्योरम का यूज करके मैं ये लिख सकता हूं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको मैंने 2। तो हमारे पास आ गया है 2 डिवाइड्स p। अब देखें, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, मतलब मैं इस पे से लिख सकता हूं p इक्वल्स टू 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट। अब फिर से देखें, यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे ऐसा लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर अगर 2 इंटू सम वैल्यू है तो 2 इसको डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, वही मैंने यहां पे लिखा था। फिर मैंने लिख दिया कि 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा। तो 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है मतलब p इज इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू, ऐसा कह सकता हूं मैं। p इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग, तभी वो 2p को डिवाइड करेगा। तो यहां पर एक तरह से मैंने अपोजिट किया है। इस पॉइंट पे मैंने जो स्टेप किया था, मैंने पहले इक्वेशन से ऐसा लिखा था 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये स्टेटमेंट लिखा था। अब मैं इस स्टेटमेंट की मदद से ये इक्वेशन लिख रहा हूं, अपोजिट कर रहा हूं मैं। मेरे पास ये आ चुका है कि 2 डिवाइड्स पी। अब उस स्टेटमेंट से मैं लिख रहा हूं कि अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है मतलब p विल बी इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू। ये आप समझे, मैंने जो पहले किया था बस उसका मैं अपोजिट कर रहा हूं अब। पहले मैंने इस इक्वेशन से ये स्टेटमेंट लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, 8 होता है 2 इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 8, बिकॉज 8 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 8। तो मैं इस स्टेटमेंट से वापस ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है मतलब 8 होगा 2 इंटू सम वैल्यू। इफ 2 डिवाइड्स 8 देन 8 इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। अब वो वैल्यू क्या है अगर वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूं, के ले लिया मैंने। तो मुझे ये तो पता है कि 2 डिवाइड्स p है, तो p विल बी इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। लेकिन वो समथिंग क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको k ले लिया, p इक्वल्स टू 2 इंटू के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है p इक्वल टू 2k। इस स्टेटमेंट पे से मैंने लिखा है। इसमें भी अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये है इक्वेशन 3। तो अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में यहाँ पी स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे पी स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का ये जो आरएचएस है वो भी इक्वल होगा, दोनों का एलएचएस सेम है मतलब दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे से हमें मिला q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन इसी के जैसी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं ये दोनों। तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, बिकॉज पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो इसी तरह से मैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर से ऐसा लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर अगर 2 इंटू समथिंग है मतलब मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। यहां पर मैंने सेम लॉजिक लगाया है जो हमने इस जगह पे लगाया था, वो सेम लॉजिक है एकदम। तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब इसमें मैं फिर से वही थ्योरम लगाता हूं जो हमने इस जगह पे लगाया था। अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स पी होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। बस उसी तरह से अगर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर आया है तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स क्यू। अब वापस से मैंने सेम थ्योरम यूज किया, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं। तो अब आप ये दोनों स्टेटमेंट देखें, सेकेंड स्टेटमेंट और ये फोर्थ स्टेटमेंट, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, ये दोनों चीजें मैं प्रूफ कर चुका हूं। 2 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो हम लिख देते हैं फ्रॉम 2 एंड 4। ये सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट से मैं लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ।
अगर टू दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब पी और क्यू इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है टू। अगर दोनों नंबर्स को टू डिवाइड कर रहा है मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर टू है। दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं मतलब टू कॉमन फैक्टर है। और अगर दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम को प्राइम नहीं कह सकते। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा था कि अगर कॉमन फैक्टर होता है जैसे यहाँ पे था या फिर यहाँ पे था तो हम उसे को प्राइम नहीं कह सकते। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते, लाइक दिस एंड दिस। तो यहां हमने प्रूफ कर दिया है कि टू एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू दोनों का। अगर टू कॉमन फैक्टर है मतलब पी और क्यू को प्राइम नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर वो को प्राइम होते तो उनमें कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर है ऐसा हमने प्रूफ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है टू डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, इस पे से मैं लिख सकता हूं पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स। ऐसा हम लिख सकते हैं पी और क्यू को प्राइम नहीं है। अब हमने जो अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन वो को प्राइम नहीं है ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अजम्पशन गलत है। जो हमने अज्यूम किया था, हमने माना था पी और क्यू को प्राइम है, हमने प्रूफ कर दिया वो को प्राइम नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। तो इस पे से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने जो अज्यूम किया था कि पी और क्यू को प्राइम है वो अजम्पशन गलत हो गया। तो अगर हमारा अजम्पशन गलत है मतलब हमारा ये वाला अजम्पशन भी गलत हो गया। हमारा अजम्पशन गलत है मतलब हमने जो भी अज्यूम किया था वो सब गलत हो गया। तो हमने अज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल है और वो अजम्पशन गलत है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रूट टू इरैशनल होगा। तो अब हम लिख देंगे फाइनली देयरफॉर रूट टू इज इरैशनल। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है किसी भी नंबर को इरैशनल। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें इस तरह से इरैशनल प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें यहाँ पर वो दो पॉइंट्स का यूज करना है जो हमने पहले डिस्कस किए इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो एक बार फिर से हम ये ब्रीफली देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना था रूट टू को इरैशनल, तो हमने उसका अपोजिट अज्यूम किया दैट रूट टू इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो हम उसे p बाई क्यू लिख सकते हैं जहां पे p और q को प्राइम होने चाहिए। ये हमारा अजम्पशन हो गया, क्योंकि रैशनल है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर q को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसी इक्वेशन आ गई। उसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब अगर पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर आ रहा है, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू समथिंग है मतलब टू एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूं टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि वो फैक्टर है पी स्क्वायर का। इस पे से मैंने थ्योरम का यूज किया जो हमने सेकंड पॉइंट सीखा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो टू एक प्राइम नंबर है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो टू पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। अब अगर टू पी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो पी का फैक्टर है। अगर वो पी का फैक्टर है मतलब पी विल बी टू इंटू सम वैल्यू। वो वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने उसको के मान लिया। इसमें भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, इन दोनों इक्वेशन से दोनों का एलएचएस सेम है। यहाँ पर देखिए दोनों का ये एलएचएस सेम है पी स्क्वायर। तो हमने दोनों का ये जो आरएचएस था उसको इक्वेट कर दिया। टू कैंसिल होकर हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। तो फिर से हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। इस पे से हमने ये स्टेटमेंट लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर से हमने लिखा था टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो बस वैसे ही क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू के स्क्वायर से हमने लिख दिया टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सेम लॉजिक। फिर से हमने एक थियरम लगाया, सेकंड पॉइंट जो हमने सीखा था, जो हमने थियरम यहाँ यूज किया था वही वाला थियरम। टू अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट और एक ये फोर्थ स्टेटमेंट। टू डिवाइड्स पी एंड टू डिवाइड्स क्यू। तो इस पे से हम लिख सकते हैं टू डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ। दोनों को डिवाइड कर रहा है अगर टू, तो वो दोनों को प्राइम तो है नहीं पी और क्यू,
क्योंकि को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि वो को प्राइम्स हैं, वो अजम्पशन गलत हो गया। हमने ऐसा माना था कि वो को प्राइम्स हैं क्योंकि वो रैशनल है, तो वो अजम्पशन गलत हो गया क्योंकि को प्राइम तो है नहीं, कॉमन फैक्टर आ गया। तो अजम्पशन गलत है, मतलब ये वाला जो अजम्पशन था वो भी गलत हो गया। तो अगर √2 रैशनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब √2 इरैशनल है। वही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना होता है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें हमें √3 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो पूरा मेथड सेम रहेगा, बस जहां 2 है वहां पर 3 आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप करके देख लें, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, कॉन्सेप्ट यही है लेकिन कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।